हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट नेट JRF। तो आज का टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन। ये मर्जर एंड एक्विजिशन पे पार्ट 1 वीडियो है। आपको इसी टॉपिक पे आगे भी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें मैं टाइप ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सप्लेन करूंगी। तो उसमें से मैंने कुछ टाइप के इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं फर्दर वो मैं उन्हें फर्दर वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगी। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के टाइप्स क्या हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मर्जर, एक्विजिशन, डिवेस्टेचर एंड डीमर्जर। तो ये जो 4 टाइप्स हैं वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और बाकी के मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के साथ। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? इट मीन्स एनी चेंज इन द बिजनेस कैपेसिटी और पोर्टफोलियो that is carried out in inorganic route or any change in the capital structure of any company that is not in the ordinary course of business, or any change in the ownership of a company or control over its management, or a combination of any two or all of the above। ये डेफिनेशन जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो ये आपको भी इजी लगने लगेगी। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि जो भी मैं अभी आपको बताऊंगी उनमें चेंज होना है, जैसे कि बिजनेस कैपेसिटी में चेंज होना, पोर्टफोलियो में चेंज होना, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होना, कंपनी की ओनरशिप पे चेंज होना, या फिर कंट्रोल में चेंज होना। ये 5 चीजें हैं। हम अगर इनमें चेंज होते हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक रूट में हो रहे हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में हमारी ये 5 चीजें चेंज होती हैं तो हम उसे कहेंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। एक होता है हमारे पास कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग इसका पार्ट हो जाता है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बड़ा टॉपिक है, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग उसके अंदर आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बिजनेस की कैपेसिटी चेंज हो रही है, हमारे बिजनेस का पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है, हमारे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बिजनेस में ओनरशिप ऑफ द कंपनी चेंज हो रही है, या फिर कंट्रोल चेंज हो रहा है। अब अगर आप बोलोगे कि मैम जब हम कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, यानी कि कैपिटल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो क्या वो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग आएगा? नहीं, वो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको ये 5 सिचुएशंस बताई हैं, इनमें से कोई भी 2, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है 2 का वो होगा, या फिर सारे ही सिचुएशन होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज चेंज होगी तो हम उसे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्लियर हुआ आपको कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिजनेस का कैपेसिटी चेंज होता है, बिजनेस का पोर्टफोलियो चेंज होता है, बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, बिजनेस का ओनरशिप चेंज होता है और कंट्रोल चेंज होता है। अगर इन 5 सिचुएशन में से कोई भी 2 सिचुएशन एक साथ हो रही हैं, या फिर 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 5 है, 5 सिचुएशन एक साथ चेंज हो रही हैं, and which is not in ordinary course of action। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि ordinary course of business नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में चेंज हो रहे हैं हमारे 5 पॉइंट, तो उसको हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कहेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हमारे पास टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन एंड टेकओवर, डिवेस्टेचर एंड डीमर्जर। तो ये 4 जो टॉपिक हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, बाकी के मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मर्जर और अमलगमेशन से। मर्जर क्या होता है? अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more business which one business laws of India uses the term amalgamation for merger। ओके, तो मर्जर क्या होता है?
मर्जर जो है ये कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर बिजनेसेस का इनटू वन बिजनेस, यानी कि जो हमारे दो बिजनेसेस हैं जब उनको एक बिजनेस बना देते हैं हम मर्ज करके, तो उसको हम कहते हैं मर्जर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक फर्म है, ये दो फर्म है और ये दोनों मिल गई और एक फर्म बन गई, तो ये आएगा हमारा मर्जर। और अमलगमेशन का सिचुएशन है। अब जो इंडिया के लॉज है हम लोग अमलगमेशन टर्म यूज करते हैं फॉर मर्जर। अब ये दो टाइप के होते हैं, पहला है मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन और दूसरा है मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। अब इसमें क्या होता है, मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन का मतलब है मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू एन एग्जिस्टिंग कंपनी ऑल एक्सेप्ट वन लूज आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि जो हमारी दो या दो से ज्यादा फर्म्स हैं वो मिलकर एक फर्म बन रही है, इसमें एक फर्म आइडेंटिटी लूज नहीं करती है, बाकी की फर्म्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेती हैं। अब देखिए जैसे कि ये एग्जांपल है ए और बी वाला, मैंने आपको दिया था। ये मान लीजिए ए है, ये है हमारा बी, तो ए और बी फर्म मर्ज होकर एक बन गई और ये बन गई ए फर्म। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो फर्म है उसकी तो आइडेंटिटी रही लेकिन बी फर्म की आइडेंटिटी नहीं रही। ठीक है, तो जो बी फर्म है ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू इन लोगों का मर्जर हुआ है, इन दोनों कंपनियों का एब्जॉर्प्शन के थ्रू मर्जर हुआ है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई है और इसमें एक की आइडेंटिटी नहीं गई है, इसको हम कहते हैं मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू न्यू कंपनी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो दो कंपनीज हैं वो मिलकर नई कंपनी बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये हम ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये है ए और ये है हमारे पास बी। ठीक है, अब ये दोनों फर्म मर्ज हो गई और एक नई फर्म बन गई ए बी। ठीक है, तो यानी कि इसमें ए बी नाम से एक फर्म बन गई। मान लीजिए ए बी मर्ज होकर बन गई सी डी। ठीक है, तो ये भी मर्जर होगा। अब ये मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन होगा क्योंकि इसमें दोनों ही फर्म्स की आइडेंटिटी लूज होती है, दोनों ही फर्म्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और उसके बाद वो एक नई फर्म बन जाती है जिसका नाम इन्होंने ए बी रखा या फिर सी डी रखा। ठीक है, तो पहले वाला जो कंडीशन था एब्जॉर्प्शन का, उसमें आप देखोगे कि जो फर्म्स हैं उनमें से एक की आइडेंटिटी नहीं खत्म होगी और दूसरी फर्म उसके अंदर आके मिल जाएगी। ठीक है, और जो कंसोलिडेशन है इसमें आपका जो फर्म्स हैं दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और एक नई फर्म एग्जिस्टेंस में आती है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, अक्वायर्ड कंपनी, ये अक्वायर्ड कंपनी होगी जो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, इस केस में होगी हमारी ए एंड बी। तो इनके असेट्स और लाइबिलिटीज को दे विल बी ट्रांसफर्ड टू अक्वायरिंग कंपनी। अक्वायरिंग कंपनी जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी। इस केस में हमारी अक्वायरिंग कंपनी होगी सी एंड डी, जो कि नई नई एग्जिस्टेंस में आई है। तो यानी कि ए और बी फर्म के असेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे सी और डी के नाम पे। ठीक है, तो समझ आ गए, मर्जर और अमलगमेशन क्लियर है आपको। मर्जर में आप देखोगे कि दो फर्म्स मिलकर नई फर्म बनाती हैं और दो फर्म मिलकर एक फर्म में आ जाती हैं, यानी कि दो बिजनेसेस मर्ज होके एक बिजनेस में आ जाते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, कंसोलिडेशन के थ्रू। एब्जॉर्प्शन में एक फर्म अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती है एक्सेप्ट वन, सारी जो फर्म्स होती हैं जो मर्ज हो रही हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं। और दूसरा है हमारा टाइप कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में जो हमारी फर्म है वो नई फर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, नई फर्म एग्जिस्टेंस में आती है, दो और दो से ज्यादा फर्म्स आपस में मिलके एक नई फर्म को एग्जिस्टेंस में लाती हैं। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन के थ्रू जो हमारा मर्जर हो रहा है। इसमें हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाते हैं नई फर्म के नाम पे। ठीक है, तो मर्जर एंड अमलगमेशन क्लियर है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्विजिशन एंड टेक ओवर। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन मीन्स एन एक्ट ऑफ अक्वायरिंग अफेक्टिव कंट्रोल, मेजरली स्टेक बाय वन कंपनी ओवर असेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, विदाउट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ
companies in this or two or more companies are remain independent. ओके, तो ये आर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्विजिशन में, मर्जर में आपको मैंने बताया था कि जो दो कंपनीज हैं वो मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगी, या फिर एक कंपनी के जो असेट्स लायबिलिटीज है सब ट्रांसफर हो जाते हैं जो कंपनी एक्वायर कर, जो कंपनी नई बन रही है या फिर जो एग्जिस्टेंस में रहेगी। ठीक है, एक्विजिशन के केस में क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है उसका अफेक्टिव कंट्रोल ले लेती है दूसरी कंपनी अफेक्टिव कंट्रोल ले लेती है, यानी कि जो हमारे स्टेक्स हैं, जो हमारे स्टेक्स होंगे, ये रहे हमारे स्टेक्स, उनका यानी कि शेयर्स ले लेती है, शेयर्स परचेज कर लेती है, तो इसका कंट्रोल इसके पास आ जाता है, उसको कहते हैं हम एक्विजिशन। इसमें इसके जो असेट्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे, इसमें हमारे जो लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगी, लेकिन एक्विजिशन में फर्म्स, बिजनेसेस कंबाइन होने की जगह जो एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस के स्टेक्स को, शेयर्स को परचेज कर लेती है, और वो भी मेजॉरिटी पोर्शन में, उसको हम कहते हैं एक्विजिशन। सेपरेट लीगल एंटिटीज बट दे, यानी कि ये जो हमारी दो फर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, सेपरेट लीगल एंटिटीज रहेंगी, लेकिन जो कंट्रोल है कंपनी का वो चेंज हो जाएगा। When it is forcefully or unwillingly, it is known as takeover. जब ये फोर्सफुली किया जाता है, अनविलिंगली किया जाता है, तो हम इसको टेक ओवर कहते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास फर्म है एक्स, दूसरी फर्म है हमारी वाई। जो वाई कंपनी है ये इसने ए कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स परचेज कर लिए। ठीक है, अब मेजॉरिटी स्टेक्स परचेज कर लिए हमारी वाई ने, तो वाई के पास मेजॉरिटी शेयर्स इसके पास आ गए, तो जो कंट्रोल होगा वो भी वाई के पास आ जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों फर्म्स मिलकर एक फर्म बनी? नहीं। क्या इस फर्म की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई? नहीं। इसमें दोनों की एग्जिस्टेंस है, दोनों सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन Y का जो कंट्रोल है वो X के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स उसके पास हैं, वो होल्ड करती है। तो एक्विजिशन में जो चेंज है वो सिर्फ कंट्रोल में होता है, ना कि असेट्स में, ना कि लायबिलिटीज में, ना कि उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस में। वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज रहेंगी, कंट्रोल जो है बस वो चेंज होगा, क्योंकि कंट्रोल हमारा शेयर से रिप्रेजेंट होता है, तो जो जिसके पास शेयर्स रहेंगे उसके पास कंट्रोल रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये 1% 2% शेयर्स ले रही है, नहीं, ये मेजॉरिटी में लेती है, तभी उसके पास कंट्रोल ट्रांसफर होता है। समझ आ गया आपको? होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, आपको जरूर से बता दूंगी कि क्या है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊं। तो एक्विजिशन आपको कंप्लीट समझ आ गया। अब एक्विजिशन के बाद अगर हमारा जो एक्विजिशन है वो फोर्सफुली किया जाए या अनविलिंगली किया जाए तो उसको हम टेक ओवर कहते हैं। जैसे Y जो है वो X के शेयर्स परचेज कर रही है, लेकिन X बिल्कुल नहीं चाहती कि Y उसके शेयर्स परचेज करे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेक ओवर। जब हम उसको अनविलिंगली करते हैं, फोर्सफुली करते हैं, तो उसको हम टेक ओवर कहते हैं। इसके बाद जो है वो आ जाता है हमारा डेवेस्टेचर। अब डेवेस्टेचर का क्या मतलब होता है? डेवेस्टेचर मीन्स एन आउटसेल ऑफ ऑल और सब्सटैंशियली ऑल द एसेट्स ऑफ अ कंपनी or any of its business undertaking या फिर division, usually for cash and not against equity shares। इसमें क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है, एक पूरा बिजनेस होगा, उस बिजनेस का कुछ पोर्शन या कुछ डिवीजन, एक आध डिवीजन या फिर आपका जो सब्सिडरी पार्ट है वो आप सेल ऑफ कर देते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है इसको आप सेल ऑफ करोगे फॉर कैश एंड नॉट फॉर इक्विटी शेयर्स। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि डिवेस्टेचर में आप इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं सेल ऑफ करते हो, आप करते हो कैश के लिए। अब ये इसके बाद हम देखते हैं स्लम्प सेल। स्लम्प सेल क्या होता है? स्लम्प सेल इज व्हेन अ कंपनी सेल्स और डिस्पोजेस द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर अ प्रीडिटरमाइंड लम्प सम अमाउंट एज सेल्स कंसिडरेशन। यानी कि दो पार्टीज जब सेल परचेज की एक्टिविटी में आती हैं तो वहां पर एक तरफ से कुछ
गुड्स सर्विसेज जाते हैं, दूसरी तरफ से हमारे पास सेल्स कंसिडरेशन आता है, ठीक है। तो डिवेस्टेचर सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपने बिजनेस का या तो होली या फिर सब्सटैंशियली असेट्स को सेल ऑफ करते हो। एक कंपनी अपने असेट्स के या तो डिवीजन के, अंडरटेकिंग के कुछ असेट्स या मेजॉरिटी असेट्स को आप सेल करते हो, उसके कंसिडरेशन में आपको, सेल्स कंसिडरेशन में आपको कैश रिसीव होता है। जब ये कैश आपका प्री डिटरमाइन होने के साथ लमसम में रिसीव हो तो उसको हम कहेंगे लंप सेल, ठीक है। जब आपको ये चीज आपको लमसम में रिसीव हो रही है तो इसको आप कहोगे स्लम्प सेल। अब स्लम्प सेल में हम क्या चीज देखते हैं, स्लम्प सेल में कि इसमें आपको एक कंसिडरेशन मिल रहा है जो कि लॉन्ग टर्म आपका प्री डिटरमाइंड आपको लमसम में मिल रहा है, प्री डिटरमाइंड आपका अमाउंट है। इसके बाद हम देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये डिसइन्वेस्टमेंट डिवेस्टेचर से किस तरीके से डिफरेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट इज व्हेन कंपनी लिक्विडेट स्टॉक्स। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय गवर्नमेंट और कंपनी सेल्स इट शेयर्स हेल्ड बाय PSUs टू प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें क्या होता है ना, डिवेस्टेशन में मैंने आपको बताया था और हाईली इस चीज को नोट डाउन करवाया था कि ये नॉट फॉर इक्विटी शेयर्स है, यानी कि इसमें जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं हम उसके अगेंस्ट में सेल नहीं करते हैं। पर डिसइन्वेस्टमेंट में हम अपने जो कंपनी है उसको लिक्विडेट कर देते हैं या फिर अपने जो शेयर्स हैं, गवर्नमेंट हो या कंपनी हो, वो सेल ऑफ कर देती है। जैसे कि PSUs जो हैं वो अपने सेल ऑफ कर देते हैं असेट प्राइवेट सेक्टर को, तो इसी तरीके से हम इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है, वो उसको लिक्विडेट कर दे या तो बिल्कुल खत्म कर देती है, ठीक है, अब हम इसमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, या फिर वो उसके जो शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देती है, इसको कहते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। डिवेस्टेशन में हम अपने बिजनेस के कुछ पोर्शन का या डिवीजन का सेल ऑफ करते हैं फॉर कैश एंड नॉट फॉर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के लिए हम नहीं करते हैं, हम इक्विटी शेयर्स को नहीं इसमें देंगे, हम कैश रिसीव करेंगे फॉर असेट। इसके बाद आ जाता है रीजन फॉर डिवेस्टेचर। अब डिवेस्टेचर के रीजंस क्या हैं? सबसे पहला है ह्यूज डिविजनल लॉसेस, उस पर्टिकुलर डिवीजन में बहुत लॉसेस हो रहे हों, या फिर कंटिन्यूस नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिवीजन, एक किसी पर्टिकुलर डिवीजन से हमको नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हों। इसके बाद आ जाता है अनेबल टू मीट द कंपटीशन, जो पर्टिकुलर डिवीजन है वो अपना कंपटीशन मीट नहीं कर पा रही है। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें हमें अपने डिवीजन को सेल ऑफ करना होगा, हमें अपने एसेट्स को सेल ऑफ करना होगा। इसके बाद आ जाता है बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपका एक डिवीजन है जो कि आपका कैश फ्लोज उसके नेगेटिव है, लॉसेस हो रहा है उसको, तो उसको आप कंटिन्यू करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें ब्लॉक हो जाता है। आप उसको सेल ऑफ करके जो आपको रिसीव होगा आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज में ब्लॉक करके नहीं रखोगे जिसमें कि आपको लॉसेस होंगे। सही बात है, इस चीज को आप है ना डिवेस्टेशन कहते हो। इसके बाद आ जाता है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ड्यू टू नॉन अफोर्डेबिलिटी। नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो हो रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके डिवीजन को नहीं मिल पा रहा है, तो आप सेल ऑफ कर दोगे। ये सारे कंडीशंस के बाद आप डिवेस्टेशन करते हो। अब हम देखते हैं डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है? तो डीमर्जर में इन दिस बिजनेस इज सेगमेंटेड इनटू वन और मोर कंपोनेंट्स, यानी कि एक बिजनेस है वो डिवाइड हो जाता है छोटे पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी एक फर्म है, ये जो फर्म है ये छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इसको कहते हैं हम डीमर्जर, ठीक है। अब डीमर्जर का जो अगर हम देखते हैं ये टाइप्स हैं हमारे पास, स्पिन ऑफ तरीके से कर सकते हैं, स्प्लिट से कर सकते हैं, उसके बाद आ जाता है इक्विटी कार्व के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके थ्रू हम डीमर्जर कर सकते हैं। अब इनको मैं इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पिन ऑफ से। स्पिन ऑफ क्या होता है? अ सब्सिडियरी कंपनी इज क्रिएटेड, शेयर्स ऑफ दिस कंपनी subsidiary company is issued to the shareholder of the parent company on pro rata basis। ओके, तो स्पिन ऑफ में जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा डीमर्जर है इसमें जो हमारा बिजनेस है उसको हम डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उसी में सबसे पहला स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ में हम अपने जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी बना देते हैं, एक सब्सिडरी क्रिएट की जाती है यहाँ पे, और उस सब्सिडरी की जो शेयर्स हैं वो हम अपने शेयर जो हमारे पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं हम उनको
प्रो राटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब स्पिन ऑफ के हमारे पास दो तरीके होते हैं। शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी इज इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर ऑन प्रो राटा बेसिस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नई सब्सिडरी बनी है उसके जो शेयर्स हैं वो आप दे दो अपने पेरेंट कंपनी के, जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसके शेयर होल्डर्स को आप दे दो प्रो राटा बेसिस पे। दूसरा होता है फ्लोटेशन ऑफ न्यू कंपनी विद इट्स इक्विटी हेल्ड बाय पेरेंट कंपनी लेटर ऑन द एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज सोल्ड टू अनदर बिजनेस, यानी कि आपका जो नया सब्सिडरी आपने एस्टैब्लिश किया है उस सब्सिडरी के जो इक्विटी है वो पेरेंट कंपनी होल्ड करेगी और बाद में वो उसके असेट्स को, सब्सिडरी कंपनी के असेट्स को किसी और कंपनी को सेल ऑफ कर दे। तो ये दो तरीके होते हैं स्पिन ऑफ में। फिर आ जाता है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट में जो कंपनी है, स्प्लिट से नाम से ही पता चल रहा है कि स्प्लिट जो कंपनी है ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, टू या टू से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो स्प्लिट में जो हमारी कंपनी है वो दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है। द मेन एम इसका क्या होता है, इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिमूविंग द स्टैग्नेंट बिजनेस यूनिट फ्रॉम मेन स्ट्रीम बिजनेस, यानी कि जो आपका बिजनेस है आप उसको है ना छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ये तो हमारा हो गया डीमर्जर। अब इसमें जब आप स्प्लिट की बात करते हो तो आप अपने बिजनेस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो जिससे कि आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सको। अब प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ेगी, आप मान लीजिए किसी एक चीज का बिजनेस करते हो, इसको आपने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये चीज पता करना ईजी हो जाता है कि कौन सा पार्ट हमारा लॉस दे रहा है। उस लॉस वाले पार्ट को आप एलिमिनेट कर दो, उसको आप मेन स्ट्रीम से हटा दो। तो ये इस तरीके से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जो आपके इन्वेस्टमेंट है, जो आपका ब्लॉकेज है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो स्प्लिट के थ्रू। अब स्प्लिट दो तरीके से होते हैं, एक होता है स्प्लिट अप, एक होता है स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट अप क्या होता है, स्प्लिट अप में कंपनी इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड द पेरेंट कंपनी लूजेस इट्स आइडेंटिटी, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना मर्जर के केस में कि दो कंपनीज जो हैं वो मिलकर एक बन जाती है और दोनों मिलकर दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और एक नई कंपनी बन जाती है। इसमें उल्टा है, इसमें ना एक कंपनी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और जो मेन कंपनी है पेरेंट कंपनी उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और यहाँ पे दो नए पार्ट्स बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ। तो सेकंड टाइप का जो हमारा स्प्लिट है वो होता है स्प्लिट ऑफ। इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट कंपनी सरेंडर देयर शेयर इन द एक्सचेंज फॉर द शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी। जो शेयर होल्डर है हमारे पेरेंट कंपनी के वो अपने शेयर्स को सरेंडर करके शेयर्स ले लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर द शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स चाहिए आपको तो आप उसको ले सकते हो, बट उसके लिए आपको अपने शेयर्स जो पेरेंट कंपनी में वो आपको सरेंडर करने होंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट इक्विटी कर्व। इक्विटी कर्व क्या है, इसमें सम परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इज इशूड टू द पब्लिक। इन दिस मेथड द एसेट ऑफ पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी आर सेपरेटेड, द शेयर ऑफ सब्सिडरी आर पब्लिकली ट्रेडेड, यानी कि जो हमारे सब्सिडरी कंपनी है उसके शेयर्स को हम लोग पब्लिकली ट्रेड करने के लिए पब्लिक को इशू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आपको। जो हमारा सब्सिडरी कंपनी है इसके शेयर्स को हम पब्लिक को ट्रेड करने के लिए इशू कर देते हैं। दिस मेथड द एसेट ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी दोनों सेपरेट होते हैं। तो बाद में जो सब पेरेंट कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स को बाद में ट्रेड कर सकती है, बट अभी यहाँ पर हमारा जो शेयर्स है वो सारा जो भी पब्लिक शेयर्स हैं और जो भी पब्लिक को ट्रेड करने के लिए हम लोग इशू कर देते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद आपके जो भी पार्ट्स हैं वो मैं कंटिन्यू करूंगी फर्दर वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इस वीडियो में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बाकी जो भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।